फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कृतिका में क्षितिज में चैप्टर 6 प्रेमचंद जी के फटे जूते प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। आइए हम सबसे पहले लेखक के बारे में कुछ जानें। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में जमानी गांव में हुआ था। हरिशंकर जो परसाई जी है उनका जन्म हमारे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए की पढ़ाई करी और उसके बाद अध्यापन का कार्य किया। अध्यापन का कार्य करते हुए सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे मीन्स कुछ अपनी पत्रिका, कुछ अपने लेख लिखने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका जैसे आप लोगों की देवपुत्र पत्रिका निकलती है, वैसे ही उनने वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई, काफ़ी उनको प्रशंसा मिली। सन 1995 में उनका निधन हो गया। उन्होंने कई सारी कहानियाँ लिखी, उसमें से कुछ निम्न कृतियाँ हैं। हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, ये एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है। रानी नागफनी की कहानी, उपन्यास में तब की बात, और थी भूत के पाँव पीछे, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में इन्होंने कई निबंध रचनाएं भी की, जिसमें से कुछ मुख्य निबंध हैं। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। आइए हम जानें कि परसाई जी इस कहानी के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदीय सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति और अक्सरवादिता पर व्यंग्य किया है। प्रेमचंद जी के फटे जूते एक ही निबंध है। परसाई जी ने एक निबंध लिखा है, ये निबंध है, और निबंध के द्वारा उन्होंने प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पर बताया है। आइए जाने हम कि इस कहानी के माध्यम से वो क्या कहना चाहते हैं। प्रेमचंद जी के फटे जूते। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं, कनपट्टी चिपकी है, गालों की हड्डियां उभर आई है, पर घनी मूछें चेहरे को हरा भरा बतला रही है। यहाँ पर परसाई जी कह रहे हैं कि एक मेरे सामने चित्र रखा हुआ है, जिसमें प्रेमचंद जी अपनी पत्नी के साथ क्या कर रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। उन्होंने सादे सिंपल धोती कुर्ता पहन रखा है, टोपी लगा रखी है, और उनकी कनपट्टी, क्या होता है कनपट्टी, सिर जो होता है ना हमारा, बोहों के ऊपर की साइड को कहते हैं कनपट्टी। वह गालों की हड्डियों उस पर उभर आई है, लेकिन उनकी जो मूछें वो कैसी हैं, काफ़ी घनी है, जिसकी वजह से उनका चेहरा कैसा दिखाई दे रहा है, हरा भरा दिखाई दे रहा है। पाँव की में कैनवास के जूते हैं। कैनवास समझते हैं आप लोग क्या होता है कैनवास। कैनवास जो है हमारे आज के समय में टेलर शर्ट में लगाते हैं, किसी चीज़ को, कपड़े को कड़क बनाने के लिए कैनवास का यूज़ किया जाता है। तो पाँवों में कैनवास के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। बेतरतीब बंधना मतलब कि लापरवाही से या उठपटांग बंधे हुए हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर लोहे की पतरी निकल जाती है। आप लोगों ने देखा होगा जो जूतों के बंद होते हैं वो सिंपल धागे के, डोरी के होते हैं, लेकिन कोने पर जाकर एक उसमें लोहे का पतरा टाइप लगा रहता है, जिससे उससे बांधने में हमें आसानी होती है। लेकिन
उनकी लापरवाही से उसे उपयोग करने के कारण वो बंद के जो सिरे हैं वो कैसे हो गए, निकल गए। छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है, तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। जब इस प्रकार से उनके बंद की वो पतरी निकल गई है तो कैसे भी उसको यूज़ करके उपयोग करके उसका काम चला लेते हैं। दाहिने पाँव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा सा छेद हो गया है। आगे क्या देख रहे हैं लेखक जी कि जो प्रेमचंद जी हैं उनके राइट हैंड का जो पैर है उसका जूता तो ठीक है, लेकिन जो लेफ्ट हैंड का पैर है उसका जूते में क्या हो गया है, बड़ा सा छेद हो गया है, जिसमें से क्या हो रही है, उनकी उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इन जूते पर अटक गई। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की, अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फोटो में खींच जाता है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखों की, तुम्हारा जूता फट गया और उंगली बाहर दिखाई दे रही है। क्या तुम्हें इसका ज़रा भी एहसास नहीं है? ज़रा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती थी? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज़ कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं में तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है, ये अधूरी मुस्कान, यह मुस्कान नहीं, इनमें उपहास है, व्यंग्य है। आगे क्या कह रहे हैं लेखक जी कि उन्होंने क्या देखा कि फ़ोटो खिंचवाने के लिए कि ऐसा व्यक्ति जिसके जूते फट रहे हैं और फ़ोटो खिंचवाने में उसके जूते फट रहे हैं, तो फिर वो आम दिनों में क्या कपड़े पहनता होगा, किस प्रकार से रहता होगा। पर कुछ सोचते हैं और फिर कहते नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं, इनकी कोई अलग अलग पोशाक नहीं है, कोई अलग अलग वेशभूषा नहीं है, ये इसी प्रकार के कपड़े पहनते हैं। मैं चेहरे की तरफ भी देखता हूँ तो मुझे मालूम होता है कि उनका जूता फट गया। फिर क्या कह रहे हैं वो कि उनकी उंगली बाहर निकल रही थी, तो उन्हें जरा भी इसका संकोच नहीं हुआ, उन्हें शर्म नहीं आई, बिल्कुल भी झेप नहीं आई। तुम इतना भी नहीं जानते कि जो धोती होती है वो धोती अगर वो थोड़ी सी नीचे खींच लेते तो उनकी शायद वो उंगली नहीं दिखाई देती। मगर फिर भी बेपरवाही और बड़े विश्वास के साथ उन्होंने फोटोग्राफर के साथ फ़ोटो खिंचवा लिया। कहने का तात्पर्य ये, काफ़ी आर्थिक परेशानी से गुजरते हुए भी उन्होंने किसी से कोई चीज़ नहीं मांगी। जैसी वेशभूषा उनके पास थी, जैसी उनके पास सामग्री थी, उसमें उन्होंने क्या कर लिया, फ़ोटो खिंचवा लिया। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फ़ोटो खिंचा रहा है पर किसी पर भी हंस भी रहा है। क्या बोल रहे हैं वो आगे, यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फ़ोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फ़ोटो ही खिंचाना था तो ठीक से जूते पहन लेते या न खिंचाते। फ़ोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता। शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा, तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी यह फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। क्या कह रहे हैं लेखक जी कि भाई ऐसा क्या ज़रूरी था फ़ोटो खिंचाना। हम भी जब फ़ोटो खिंचवाते हैं तो हम भी व्यवस्थित कपड़े पहन के व्यवस्थित स्माइल के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो कि ऐसा ज़रूरी था फ़ोटो खिंचाना। फ़ोटो खिंचाते ही नहीं, शायद पत्नी ने आग्रह किया होगा इसलिए उसकी खुशी के लिए वो फ़ोटो खिंचाने चले गए। पर कितनी बड़ी यह ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी यानी दुर्घटना है ना। आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने के लिए भी अच्छे से जूते नहीं हैं। कभी कभी तो उसकी फ़ोटो को देखकर काफ़ी उनके अंदर जो क्लेश का अपने भीतर महसूस होता है उसे देखकर लेखक का मन क्या होता है कि मैं रो पड़ूं, लेकिन फिर वे तुम्हारी आंखों का तीखा दर्द देखकर रुक जाते हैं, उनकी तकलीफ़ को समझते हैं। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते।
लोग तो मांग के कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। तुमने जूते ही मांगने नहीं बने, तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। क्या कह रहे हैं लेखक जी कि अरे बाबा, तुमको जब फोटो ही खिंचाना था किसी से थोड़ी देर के लिए जूते मांग लेते। आजकल के लोग क्या नहीं करते, अपने आप को अच्छा व्यवस्थित दिखाने के लिए पता नहीं क्या क्या मांग लेते हैं। लोग वर दिखाई देने के लिए कोट जो दूल्हा होता है उसे कोट भी मांग कर पिना देते हैं। यहाँ तक कि बारात निकालनी होती है तो दूसरों की गाड़ी मांगकर उसमें बारात भी निकलवा लेते हैं। और कई बार फ़ोटो खिंचाने के लिए बीवी तक को भी ले लिया जाता है। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। कुछ लोग तो क्या करते हैं, इत्र लगाकर फ़ोटो खिंचाते हैं। मीन्स कि अगर अब इंसान का फ़ोटो ख़राब होगा तो भी उसमें क्या आएगी, खुशबू आएगी। टोपी 8 आने से मिल जाती। जूते उस ज़माने में 5 रुपये से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूतों की कीमत और बढ़ गई है। एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती है। तुम भी जूते और टोपी को अनुमानित मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते हो, मगर फोटो में तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। ये ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे का तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाती है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। मेरी उंगली ढकी हुई है, पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते। हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं वो लेखककार कह रहा है कि टोपी जो होती है उस ज़माने में आने में मिलती थी। पहले पैसों का बहुत महत्व था। आना समझते हैं आप, रुपयों से पैसों से भी कम में आता है आना। उस समय में जो टोपियाँ थी वो आने में मिला करती थी और जूते 5 रुपये तक मिल जाया करते थे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा होता है। जूता हमेशा क्या होता है, टोपी से ज़्यादा महंगा होता है। अब तो जूतों की कीमत और बढ़ गई है। एक जूते पर तो एक जूता खरीद जाओ उतने में तो 25-50 टोपियाँ खरीदी जा सकती हैं। ये विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी। विडंबना ने आश्चर्यचकित कि अनुमानित मूल्य के मारे कि जूता महंगा और सिर पे रखा हुआ सरताज सस्ता। यह तुम्हारा फटा हुआ देखकर मुझे बड़ी तकलीफ हो रही। तुम एक कथाकार हो, तुम एक उपन्यास हो, तुम एक निबंधकार हो, तुम युग प्रवर्तक, पता नहीं तुम्हें क्या क्या कहते हैं, लेकिन तुम्हारा जूता फटा हुआ और उसमें से उंगली बाहर निकल रही है। किसी का मांग के पहन लिया होता, फ़ोटो ही खिंचवाना था तो। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे जूते में भी अच्छा दिखाई देता है। उंगली बाहर नहीं निकलती। मेरा जूता भी फटा हुआ है, नीचे से तला, जूते का जो निचला हिस्सा होता है ना उसे क्या कहते हैं, तला कहते हैं, वह फट गया। और उससे क्या होता है, कभी कभी मेरा अंगूठा या मेरी उंगली क्या होती है, ज़मीन से रगड़ा जाती है और कई बार तो लहूलुहान, उसमें से ब्लड भी आने लगता है। लेकिन पूरा तला भी घिसा नहीं है, उंगली बाहर कभी नहीं दिखेगी। यह पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते। हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे। कहने का तात्पर्य है, लेखक क्या कह रहा है मुंशी प्रेमचंद जी को कि तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते। पर्दा मीन्स जो सामने रूपरेखा जिसके सामने रखी जाती है, जो बातें कही जाती है, जो कहानी प्रस्तुत की जाती है, वो पर्दा कहलाता है। कि तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते और हम इस पर्दे पे तो क्या हो रहे, कुर्बान हो रहे। कुर्बान होना यानी न्यौछावर होना। हमें अपने आप को टिप टाप बनाने के लिए, सामने वाले को अपनी कहानी दिखाने के लिए हम अच्छे से अच्छा वर्क करते हैं। हम भी जब कोई प्रेजेंटेशंस देते हैं ना, तो हम भी क्या चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा। हमारे पास कुछ नहीं है तो हम अपने फ्रेंड से लेके थोड़ी देर के लिए काम चलाते। तो क्या लेखक क्या कह रहा है कि हम तो उस पर क्या हो रहे हैं, न्यौछावर हो रहे हैं और तुम उस पर्दे का महत्व भी नहीं जान रहे। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहनो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता।
फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इसी तरह नहीं खिंचाओ, चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के छाप दे। क्या कह रहे हैं वो आगे लेकर कि मैं तो इस प्रकार का कभी भी फ़ोटो ना खिंचाऊँ, चाहे वो मेरा जीवन परिचय बिना फ़ोटो के ही डाल दे। तुम्हारा ये व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर दे। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है ये? क्या होरी का गोदान हो गया है? क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? आगे क्या कह रहे हैं? फिर भी प्रेमचंद जी की जो मुस्कान है, इस मुस्कान का क्या मतलब? तुम्हारा जूता फटा हुआ है फिर भी तुम मुस्कुरा रहे हो, इस मुस्कान का क्या मतलब? क्या होरी का गोदान हो गया है? ये सब उनकी रचनाएं हैं प्रेमचंद जी की, जिनका नाम है गोदान। गोदान भी बहुत अच्छी इनकी रचना है। पूस की रात, पूस की रात भी इनकी बहुत अच्छी कहानी है। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया, इस प्रकार से वो कहते नहीं, मुझे लगता है माथो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। कुम्मन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी जाने आने में घिस गया। उसे बड़ा ही पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनैया घिस गई बिसर गयो हरि नाम। क्या कह रहे हैं आगे? लेखक कह रहा है कि आखिर तुम्हारा जूता फट कैसे गया? मेरी जनता के लेखक, तुम्हारा जूता कैसे फट गया? तुमने कहाँ के ऐसे चक्कर काटे? कहीं तुमने बनिए के पैसे मांगने के चक्कर में मील 2 मील चक्कर लगाकर घर लौटते रहे तुम बार बार? लेकिन चक्कर लगाने से जूता नहीं फटता, घिस जाता है। कुम्मन दास का जूता भी इसी प्रकार घिसा था। उन्होंने फतेहपुर सिकरी जाने आने में उनका जूता घिसा था। फतेहपुर सिकरी एक सिटी है, फतेहपुर, उसका जो सबसे ऊंचा महल है उसे कहा जाता है फतेहपुर सिकरी। उसे बड़ा पछतावा। उसने कहा था, आवत जात पनैया घिस गई बिसर गयो हरिनाम। आवत जात पनैया, बार बार आने जाने से पनैया, पनैया ने पहना हुआ जूता घिस गया, बिसर गयो हरिनाम, और साथ में मेरा हरिनाम भी क्या हो गया? छूट गया।